Assalamualaikum dear students, Asghar Khan biochemistry instructor and you are watching biochemistry lecture. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फर्दर क्लासिफिकेशन की मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड में। और हमने पिछले लेक्चर में मोनोसेकेराइड्स की जनरल इंट्रोडक्शन की। आज हम कुछ फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड पढ़ते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज ये हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है और ये ऑर्डरलेस एंड स्वीट एंड टेस्ट होता है। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंगूर में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसी वजह से इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है स्वीट वाइन। ग्लूकोज इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्वीट वाइन, यानी ये मीठे शराब होते हैं, इसको हम ये कहते हैं। ग्लूकोज में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है इसमें या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर होता है और ये मैं आप लोगों को जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा तो ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पर मौजूद होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। जब स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा तो आप लोगों को अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी दिखाऊँगा। इसके अलावा जितने भी मोनोसेकेराइड है उसमें सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाला मोनोसेकेराइड वो ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेकेराइड और इसको हम डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। यानी हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड है ये 2 तरह के होते हैं, एक डेक्सट्रोज, एक ल्यूलोज। अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी भी मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर से अगर पास करें और वो स्ट्रक्चर अगर राइट साइड या क्लॉकवाइज रोटेट होता है या लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन इसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज एंड ल्यूलोज। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो ये राइट साइड पे रोटेट करते हैं, इसी वजह से इसको हम डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज ये जब अदर मोनोसेकेराइड के साथ कम्बिनेशन करता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल डाइसेकेराइड जिस तरह माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज है। किस तरह ये मैं आप लोगों को कि किस तरह ये ग्लूकोज कम्बिनेशन करता है अदर मोनोसेकेराइड के साथ और डाइसेकेराइड बनाता है, तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये बनाता है माल्टोज और माल्टोज ये एक डाइसेकेराइड है। इस तरह ये ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ कम्बिनेशन करता है तो ये बनाता है सक्रोज, तो ये सक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है। इसी तरह ये ग्लूकोज जब कम्बिनेशन करता है गैलेक्टोज के साथ तो ये बनाता है लैक्टोज और ये लैक्टोज भी एक इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जब अदर मोनोसेकेराइड के साथ कम्बिनेशन करता है तो इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स बनाते हैं, जो एग्जांपल में मैंने आप लोगों को दिखाया या बताया। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोजन स्टार्च सेलुलोज, यानी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड और इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज। इसके अलावा ग्लूकोज को हम प्राइमरी सोर्स या फ्यूल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज पर डिपेंड करता है और ब्रेन डेली 140 ग्राम ग्लूकोज डेली यूज़ करता है। तो इसी वजह से इस ग्लूकोज को हम फ्यूल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। अगर किसी वजह से ग्लूकोज की डिफिशिएंसी आ जाए ब्रेन में तो बंदा कोमा में जा सकता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं फ्यूल ऑफ ब्रेन। ग्लूकोज को हम फ्यूल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। और ये ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का, यानी ये ग्लूकोज कहाँ पर बनता है? ये बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ तो ये आगे से हमारे पास बनाता है ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का। और ये ग्लूकोज जब सेल में एंट्री करता है तो सेल में एंट्री के लिए ये क्या करता है? इंसुलिन पर डिपेंड करता है। सो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल।
इसके अलावा नॉर्मली किसी भी शख्स के यूरिन में शुगर नहीं होता, लेकिन अगर किसी के यूरिन में शुगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया एक कंडीशन है, जब किसी के यूरिन में शुगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। और इसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया, और जिस शख्स में ये आ जाए इसको हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट। और डायबिटिक पेशेंट को फर्दर हम फिर 3 साइन एंड सिम्टम्स से इसको कंफर्म करते हैं, और वो 3 साइन एंड सिम्टम्स है पुली यूरिया, यानी वो एक्सेसिव यूरिनेशन करेगा, यानी ज़्यादा पेशाब करेगा, पुली फेजिया, उसको एक्सेसिव हंगर, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और थर्ड वन है पुली डिप्सिया, यानी इसको एक्सेसिव थर्स्ट, उसको यानी ज़्यादा प्यास उसको लगती है। यानी मतलब ये कि नॉर्मली किसी भी शख्स के यूरिन में शुगर नहीं होता, लेकिन अगर किसी के यूरिन में शुगर आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया, और उस पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को फिर हम 3 अलामत से इसको पहचानते हैं, इससे हम इसको कंफर्म करते हैं कि डायबिटिक है या नहीं। आप लोग ये बात भी याद रखें कि बाज़ दफ़ा किसी के यूरिन में शुगर आ जाता है तो वो लिशा आ जाता है, लेकिन वो डायबिटिक नहीं होता। क्योंकि उसका जो है ना किडनी प्रॉब्लम होता है। जब किडनी प्रॉब्लम किसी को किडनी का मसला होता है तो फिर वो जो है ना वो किसी चीज़ को सही तरह फिल्टर नहीं कर सकता, तो जो सही फिल्ट्रेशन वो नहीं कर सकती, तो इसी वजह से शुगर यूरिन में आ जाता है। तो ये फिर हम इसको डायबिटिक पेशेंट नहीं कहते। या किसी को जब ज़्यादा प्यास भी, बाज़ लोगों को ज़्यादा प्यास भी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको शुगर है, वो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी उसको ज़्यादा प्यास जो है ना लगती है। तो हम मतलब ये कि हम डायबिटिक पेशेंट को इन 3 अलामात से पहचानेंगे कि क्या अगर किसी में ये 3 अलामात मौजूद हो तो फिर हम इसको डायबिटीज़ यानी डायबिटिक कंसिडर करेंगे, यानी इसको हम फिर डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। इसके अलावा शुगर जो है ना या ग्लूकोज, इसका नॉर्मल लेवल हम ब्लड में चेक करते हैं। तो ये हम 2 तरह से चेक करते हैं। एक हम चेक करते हैं जब एक बंदा फास्टिंग कंडीशन में हो, उसने कुछ खाया पिया ना हो, तो इसके ब्लड में हम शुगर या ग्लूकोज को चेक करते हैं। तो इस ऐसे शख्स ने कुछ खाया पिया ना हो तो उसके ब्लड में नॉर्मल लेवल शुगर का वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर उसने कुछ खाया पिया ना हो तो फिर इसको हम कहते हैं फास्टिंग या फास्टिंग ब्लड शुगर। तो इसका नॉर्मल लेवल इस शख्स का 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेकिन अगर उसने कुछ खाया पिया हो तो फिर उसको हम कहते हैं रैंडम कंडीशन, रैंडम, या इसको हम RBS भी कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। तो फिर नॉर्मल रेंज उस शख्स का क्या है? वो 70 to 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो ये इसका रेंज हो गया ड्यूरिंग फास्टिंग एंड रैंडम कंडीशन ब्लड में। इसके अलावा अगर किसी के ब्लड में शुगर का लेवल वो फास्टिंग कंडीशन में हो या रैंडम कंडीशन में हो, वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, कम, तो फिर इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी एक पेशेंट कोमा में चला जा सकता है। और फिर जो है ना इसकी और अलामत है कि लो पल्पिटेशन रेट इसका होता है, और इसका नम्बनेस, बॉडी इसकी जो है ना सही तरह कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती। ये इसके कुछ अलामत हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट की ये हैं। और अगर किसी के ब्लड में ख्वाह वो फास्टिंग कंडीशन में हो या रैंडम कंडीशन में हो, अगर फास्टिंग कंडीशन में हो तो 110, और अगर रैंडम कंडीशन में हो तो 160। इससे अगर शुगर का लेवल अबव हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया ये दो कंडीशन आ गए शुगर में, जो कि एक है हाइपोग्लाइसीमिया, एक है हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा ग्लूकोज जो कि एक इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है, इसकी स्ट्रक्चर भी हम ड्रा करते हैं। अक्सर बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करने में उनको मुश्किलात होती है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने का मैं आप लोग को आसान तरीका दिखाता हूँ। आप लोग को पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्बन को ड्रा करूंगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। आप लोग याद रखिए कि ग्लूकोज में हमेशा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो और कहाँ पर मौजूद होता है, कार्बन नंबर 1 पर। तो आप कार्बन नंबर 1 पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ये आप लोग लगा लें, ठीक है। बाकी आप इस तरह करें कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 4 5 6 इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे लिखे। तो ये कार्बन नंबर 2 4 5 और ये हो गए 6, इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे लिखे। बाकी लेफ्ट साइड पे मैं करता हूँ, अगर चूंकि इस साइड पे कार्बन नंबर 2 4 5 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा हाइड्रोजन। अब इसको मैं जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है वो किस तरह ड्रा करूंगा, किस तरह लगाऊंगा। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोक्सिल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्सिल अपोजिट आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड, फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज को पढ़ा। ये ग्लूकोज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खुसूसियात और बॉडी के अंदर इसका जो फंक्शन होता है ये हमने डिस्कस किया। सेकंड जो है ना हम पढ़ते हैं अब, द सेकंड वन इज गैलेक्टोज। दूसरा इम्पोर्टेंट जो मोनोसेकेराइड है वो है गैलेक्टोज। तो अब हम पढ़ते हैं गैलेक्टोज को। मोनोसेकेराइड जो है ना वो है गैलेक्टोज। तो आप लोग याद रखिए कि ग्लूकोज हमेशा नेचर में एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, एक स्ट्रेट फॉर्म में, स्ट्रेट स्ट्रक्चर में, और एक साइक्लिक में। तो हमने स्ट्रेट स्ट्रक्चर पढ़ा, जो ओपन जो क्लोज स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, किस तरह स्ट्रेट स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सेकंड का मोनोसेकेराइड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्यों इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये गैलेक्टोज जब कम्बिनेशन में करता है ग्लूकोज के साथ, तो ये गैलेक्टोज जब कम्बिनेशन करते हैं ग्लूकोज के साथ तो ये हमारे पास बनाता है लैक्टोज, और ये लैक्टोज इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। चूंकि ये गैलेक्टोज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज, और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, तो इसी वजह से गैलेक्टोज को भी हम मिल्क शुगर कहते हैं। ये गैलेक्टोज मिल्क के अलावा ये अकर होता है इन द सीड कोट ऑफ लिक्यूम्स। जितने भी लिक्यूम्स है, सीड कोट है, इसमें भी ये गैलेक्टोज मौजूद होता है। मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा कार्बोहाइड्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, या अल्डिहाइड या कीटोन। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो गैलेक्टोज में भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब फ़र्क क्या है दोनों में, ग्लूकोज चूँकि दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और सेम एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, तो और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है अल्डिहाइड, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है। तो दोनों में फ़र्क ड्यू टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर से। तो वो हम पढ़ते हैं जब मैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा। ये जो गैलेक्टोज है इसको हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लूकोज एनर्जी के लिए डिपेंड करता है, ब्रेन एनर्जी के लिए डिपेंड करता है ग्लूकोज पर, और ये डेवलपमेंट यानी ब्रेन की डेवलपमेंट ये किस चीज़ से होती है, ये ब्रेन की डेवलपमेंट ये इसमें आम किरदार गैलेक्टोज का है। इसको हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, इनकी ब्रेन की डेवलपमेंट में गैलेक्टोज का अहम किरदार है। सो इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स ब्रेन। इसके अलावा ये ट्रिगर करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन, चूँकि ये ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, हेल्प करता है। और ये गैलेक्टोज इसकी जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैलेक्टोज की, वो है ये इनहिबिट करता है ट्यूमर ग्रोथ को, यानी बॉडी के अंदर जब ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है या मीटास्टेसिस, दूसरे अल्फाज में हम इसको मीटास्टेसिस भी कहते हैं, कैंसर जिसको आप लोग कहते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन जब इसको होती है बॉडी के अंदर, तो ये इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये गैलेक्टोज की।
जिस तरह ग्लूकोज नेचर में एग्जिस्टेंस करता है स्ट्रेट स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट फॉर्म में और रिंग फॉर्म में, तो इसी तरह गैलेक्टोज भी एग्जिस्टेंस करता है ओपन स्ट्रक्चर में और साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अगर हम गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह ड्रा करेंगे। ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, बिल्कुल इस गैलेक्टोज का फार्मूला है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम किस तरह ड्रा करेंगे? सबसे पहले मैं ड्रा करूंगा कार्बन एटम्स को। 6 कार्बन है तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। याद रखिए कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 4 5 और 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर होता है, जबकि गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 5 6, कार्बन नंबर 2 5 और 6 इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होता है। तो बाकी मैं किस तरह जो है ना स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, चूंकि ये हमने पहले डिसाइड किया, पहले बताया कि कार्बन नंबर 2 5 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा। तो अब इसकी अपोजिट हम लगाएंगे, ये हाइड्रोजन है, इसका अपोजिट हाइड्रोक्सिल है, इसका अपोजिट भी हाइड्रोक्सिल है, इसका भी हाइड्रोजन है। तो ये और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये हमने पढ़ा है कि हमेशा कार्बन नंबर 1 पर मौजूद होता है, तो लगाए कार्बन नंबर 1 पर जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हो गया गैलेक्टोज का जो गैलेक्टोज की चंद प्रॉपर्टीज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मोनोसेकेराइड्स है इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली मोनोसेकेराइड, वो है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट में ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, और इसको हम हनी शुगर भी कहते हैं क्योंकि हनी में जो है ना मौजूद होता है पेवर फ्रक्टोज, यानी ये हनी पेवर हनी में फ्रक्टोज मौजूद होता है। इसके अलावा ये मौजूद होता है एप्पल, डेट्स जो खजूर वगैरह है इसमें, और पियर्स में ये फ्रक्टोज शुगर मौजूद होता है। अच्छा भाई, इसके बाद जितने भी जो मोनोसेकेराइड्स है, यानी जो हमने ग्लूकोज और गैलेक्टोज पढ़ा, तो इस तरह जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इसका सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पर मौजूद होता है। जब ये मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है। तो ये फ्रक्टोज जब कम्बिनेशन में आ जाता है, कम्बिनेशन करता है ग्लूकोज के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड सक्रोज बनाता है। इसको हम ल्यूलोज शुगर भी कहते हैं। ये मैंने पहले आप लोगों को ग्लूकोज में बताया कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर से, यानी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ये लेफ्ट साइड चुन के रोटेट करता है, इसी वजह से हम इसको ल्यूलोज भी कहते हैं। याद रखिए कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसमें एप्रिशिएबल अमाउंट में, ज़्यादा मकदार में फ्रक्टोज मौजूद होता है। सेमिनल फ्लूइड में आप लोगों को पता है स्पर्म के साथ, स्पर्म जब एक से निकलते हैं तो रास्ते में इसके साथ डिफरेंट ग्लैंड से जब सिक्रीशन होती है तो ये सिक्रीशन, डिफरेंट ग्लैंड की सिक्रीशन और स्पर्म को कलेक्टिवली फिर हम सीमन कहते हैं। तो सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज ये ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और वहाँ पर ये फ्रक्टोज एज ए सोर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ फंक्शन करता है। यानी आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पर्म को, यानी फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी जो है ना प्रोवाइड करता है और स्पर्म की फॉर्मेशन में फ्रक्टोज शुगर हेल्प करता है। अब इसके अलावा जितने भी मोनोसेकेराइड्स है इसमें वाहिद जो फ्रक्टोज है ये डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि ये फ्रक्टोज जब सेल के अंदर, ये सेल है, ये फ्रक्टोज जब सेल के अंदर एंट्री करता है तो ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता। जब ये सेल पर डिपेंड नहीं करता तो आप लोगों को पता है कि शुगर का ताल्लुक़ या डायबिटीज़ का ताल्लुक़ ये किस चीज़ के साथ होता है? ये इंसुलिन के साथ होता है। चूँकि ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता, इसी वजह से जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो पेवर
वो प्योर सक्रोज को फ्रक्टोज को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो आप लोगों को पता है कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बताया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमेशा कार्बन नंबर 2, 4, 5 और 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होता है, जबकि गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2, 5, 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर होता है। तो इसी तरह अगर हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो किस तरह ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम कार्बन एटम्स को ड्रा करेंगे। तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो फिर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल किस तरह ड्रा करेंगे? तो याद रखिए कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1, 4, 5, 6 पर कार्बन नंबर 1, 4, 5 और 6 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? राइट साइड पे होता है। तो बाकी में हाइड्रोजन, बाकी जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल है वो मैं ड्रा करूंगा वो या। और आप लोगों को ये भी पता है कि फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है और हमेशा कार्बन नंबर 2 पर होता है, तो मैं ड्रा करता हूँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ड्रा करें। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसका अपोजिट हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा भाई, यहाँ पे इसको और हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कार्बन को 4 बांड पूरे हैं, 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो हमने जो इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड थे वो हमने 1 बाई 1 पढ़े, जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक दो और टर्मिनोलॉजीज जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इस मोनोसेकेराइड्स में या जितने भी कार्बोहाइड्रेट में या मैक्रोमोलिक्यूल्स में, वो है कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है कंडेंसेशन। जो दो टर्मिनोलॉजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो बार बार यूज़ होते हैं वो टर्मिनोलॉजीज है कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। तो हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल या लार्ज माइक्रो मॉलिक्यूल या मोनोमर्स कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल क्या करते हो, ये कंबाइन हो जाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। या अगर आप लोग इस तरह कहें कि इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए या मोनोमर्स कंबाइन होके पॉलीमर बनाए, तो इस विद रिमूवल ऑफ वाटर, यानी इसमें क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। और कंडेंसेशन रिएक्शन की एग्जांपल हम जो है ना पढ़ते हैं। यानी किस तरह एग्जांपल है इसकी, जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये बनाता है माल्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस C6H12O6। इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह माल्टोज का फार्मूला हो गया C12H22O11। ठीक है ना। तो इससे एक ऑक्सीजन कम हो गया O11, 2 हाइड्रोजन कम हो गए 22, यानी 12 हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 12 24। चूंकि इससे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो ये हो गए 22। इसके अलावा जब अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है और प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है। इसी तरह जब न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो जाता है तो ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड स्मॉल मॉलिक्यूल है और न्यूक्लिक एसिड ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। तो वो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। द सेकंड वन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज द अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं
लार्ज मालिक्यूल को और उन मालिक्यूल को हम ब्रोकन डाउन करते हैं, यानी अ प्रोसेस बाय विच लार्ज मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मालिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं मोनोमर्स में, या मैक्रो मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू माइक्रो मालिक्यूल, या इसमें लार्ज मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मालिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। याद रखिए कि इस प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल अगर हम पढ़ें तो इसकी एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज जो है ना, ये हाइड्रोलाइज होके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, इस तरह ग्लाइकोजन इसकी ग्लूकोज यूनिट में हाइड्रोलिसिस हो जाती है। इस तरह प्रोटीन इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। इस तरह न्यूक्लिक एसिड इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हो गए इसकी हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन की एग्जांपल कि एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। जो इसके बाद मोनोसेकेराइड के बाद हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड को। तो डाइसेकेराइड की हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। डाइसेकेराइड ये ग्रीक वर्ड है और डाई का मतलब है टू एंड सेकेराइड का मतलब सेक्रम का मतलब है शुगर, यानी जितने भी डाइसेकेराइड है ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होकर डाइसेकेराइड बनाता है, यानी दो मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं। ये डाइसेकेराइड ये इसके अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, इसको हम इसके साथ हम एडिशन ऑफ वाटर करें तो ये प्रोड्यूस करेगा, यील्ड करेगा टू मोनोसेकेराइड यूनिट। किस तरह टू मोनोसेकेराइड यूनिट बनाएगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माल्टोज है, इस माल्टोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो ये हमारे पास बनाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट। इसी तरह अगर हम सक्रोज को वाटर में डालें तो ये हमारे पास बनाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसी तरह थर्ड वन जो लैक्टोज डाइसेकेराइड है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये हमारे पास बनाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पर हमें टू मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, या कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास डाइसेकेराइड बनाते हैं। यानी किस तरह, जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है तो माल्टोज बनाता है, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होता है तो ये सक्रोज बनाता है, और जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ कंबाइन हो जाता है तो ये बनाता है लैक्टोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि डाइसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पर टू यूनिट देते हैं, या जब हम इसकी कंडेंसेशन करते हैं तो टू यूनिट, या कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए टू मोनोसेकेराइड से कंबाइन होके हमें डाइसेकेराइड देते हैं। याद रखिए कि डाइसेकेराइड में जो डाइसेकेराइड होता है इसमें मोनोसेकेराइड के दरमियान क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन हो जाते हैं और डाइसेकेराइड बनाते हैं तो इन दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट के दरमियान क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड which is formed between two monosaccharide। ये एक मोनोसेकेराइड हो गया, ये दूसरा मोनोसेकेराइड हो गया। इन दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट के दरमियान जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन एटम के जरिए बॉन्डेड होते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेकेराइड यूनिट बाय ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो है ना एग्जांपल है, ये एक मोनोसेकेराइड हो गया, ये दूसरा मोनोसेकेराइड हो गया, ये दोनों मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ इस ऑक्सीजन एटम पर कंबाइन हो गए तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा भाई, जो डाइसेकेराइड होते हैं वो एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड लेस सॉल्युबल होते हैं, और इसका जितने भी डाइसेकेराइड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है, C12H22O11। डाइसेकेराइड की एग्जांपल है माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। अब वन बाई वन हम पढ़ते हैं। माल्टोज, सबसे पहले माल्टोज है तो माल्टोज को पढ़ते हैं। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, ये एक रिड्यूसिंग शुगर भी है। याद रखिए कि जितने भी मोनोसेकेराइड है और जितने भी डाइसेकेराइड है, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर
एक्सेप्ट सक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये किस तरह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये मैं बताऊंगा अभी इसी लेक्चर में आगे, जब मैं इसको लैक्टोज को सक्रोज को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आप लोग ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि जितने भी मोनोसेकेराइड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि जब ये शुगर हम अल्कलाइन सोल्यूशन में डालें या बेनेडिक्ट रिएजेंट सोल्यूशन में डालें तो ये हमें फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप देते हैं। तो जितने भी मोनोसेकेराइड इसको अगर हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन फंक्शनल ग्रुप देते हैं, इसी वजह से इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। और जितने भी डाइसेकेराइड है वो भी रिड्यूसिंग है, लेकिन एक्सेप्ट जो सक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, और इस माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, एडिशन ऑफ वाटर इसके साथ हम करें तो ये हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज की यूनिट देते हैं, लेकिन बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज एंजाइम, यानी माल्टेज एंजाइम माल्टोज को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट में। या जब हम इस ग्लूकोज और ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनाता है माल्टोज। लेकिन माल्टोज में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा माल्टोज हमारी बॉडी के अंदर बनता है बाय द एक्शन ऑफ सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज जब स्टार्च पर एक्शन करता है, स्टार्च पर, इट इज आल्सो फाउंड बाय द एक्शन ऑफ सिलेवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। स्टार्च पर जब सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम एक्शन करता है तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है। और फिर इस माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम एक्शन करके इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और ये मोनोसेकेराइड जो ग्लूकोज है ये फिर आसानी के साथ इजीली डाइजेस्ट भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और एसिमिलेट भी हो सकते हैं, और हमें एनर्जी भी आसानी के साथ प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ सिलेवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च इट आल्सो प्रोड्यूसेस माल्टोज। इसके अलावा ये जो माल्टोज होता है, चूंकि ये 2 ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, तो इसके दरमियान, इन 2 ग्लूकोज यूनिट के दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब इन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। किस तरह हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, जब हम माल्टोज की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म हो गया। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर, तो ये हाइड्रोक्सल, तो अब ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोजन, तो अब ये जो है ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल, अब ये जो है ना हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोक्सल, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज यूनिट हो गया। इसी तरह यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन, इसको हम कार्बन नंबर 1 को हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन अपोजिट, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोक्सल, तो ये, और यहाँ पर है CH2OH। तो हम याद रखिए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस कार्बन से, एनोमेरिक कार्बन से, राइट वाली साइड। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये 4 5, और ये हो गए 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। इसी तरह ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 2 यूनिट कंबाइन हो जाते हैं। किस तरह कंबाइन हो जाते हैं? ये प्लस का निशान है, कंबाइन करते हैं इसको, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को समझते हैं और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये यानी माल्टोज में जो ग्लूकोज नंबर 1 यूनिट है, 1 ग्लूकोज है, फर्स्ट नंबर ग्लूकोज है, इसका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 3 4 5 6, और जो दूसरा है इसका कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन चूंकि ये बॉन्ड यानी माल्टोज में जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर यानी फर्स्ट यूनिट के कार्बन नंबर 1 और सेकंड यूनिट के कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप लोग ये भी याद रखिए कि इसको हम अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों कहते हैं। आप लोग याद रखिए कि इस कार्बन नंबर 1 को हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। तो अगर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप पर राइट साइड इन ऊपर हो, अबाउ, इफ हाइड्रोक्सल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन और कार्बन नंबर 1 अबाउ, तो फिर हम इसको कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज हम कहेंगे। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 या एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम ऊपर हो तो फिर इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4। तो आप लोग देखें ग्लूकोज, चूंकि दोनों ग्लूकोज सेम यूनिट है तो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है, तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है। तो इसी वजह से चूंकि ये बॉन्ड पहले यूनिट के कार्बन नंबर 1 और दूसरे यूनिट के कार्बन नंबर 4 के दरमियान बना होता है, और चूंकि हाइड्रोजन ग्रुप भी कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोक्सल नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जो दूसरा है डाइसैकराइड है वो सक्रोज, तो सक्रोज को भी आगे हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड है वो है सक्रोज। सक्रोज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको हम क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता है कि ये सक्रोज 2 यूनिट से बना होता है। एक बना होता है ग्लूकोज से और दूसरा बना होता है फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। चूंकि दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये नॉन रिड्यूस, यानी मतलब ये हमें फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं देते जब इसको हम अल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं, ये तो है गैलेक्टोज, और इसी तरह ये जो बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसी तरह जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं या ये हम अल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमें चूंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमें फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं देते। यानी इसका जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक साइड इसका फ्री होता है और एक साइड फ्री नहीं होता है। तो इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको हम कैन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये गन्ने में ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, इसी वजह से इसको कैन शुगर, टेबल शुगर भी इसको हम कहते हैं। और ये सक्रोज इसके जब क्या करते हैं, जब इसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बाय द एक्शन ऑफ सक्रेज एंजाइम ये सक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है, या कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये डाइसैकराइड सक्रोज बनाता है। इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। एज सच अगर हम सक्रोज को देखें तो ये डिक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब हम इसको पानी में इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये लीव रोटेटरी भी शो करता है। तो इस इन्वर्जन की वजह से, चूंकि दोनों साइड रोटेट होता है, तो इसी वजह से इस इन्वर्जन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अच्छा भाई, ये सक्रोज चूंकि 2 मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, तो इन दोनों के दरमियान जिस तरह माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद था, तो इसी तरह ये जो सक्रोज है इसमें अल्फा 1 बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। अल्फा 1 बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। अल्फा 1 बीटा 1 यानी ये लिंकेज इसके अंदर मौजूद होता है। अल्फा 1 बीटा 1 लिंकेज इसके अंदर मौजूद है। किस तरह इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर किस तरह अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर मौजूद है। लिंकेज इसके अंदर मौजूद है। ये हमारे पास ग्लूकोज का यूनिट और ये हमारे पास हो गया फ्रक्टोज का यूनिट, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इसी तरह ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि चूंकि इसमें किस तरह अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें इस तरह का अल्फा 1 है कि आप लोग देखिए इसका जो एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर है। अगर इसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर होता तो फिर इसको हम कहते बीटा। चूंकि इसका कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन ऊपर है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं अल्फा 1। तो
ये सक्रोज के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो ये कार्बन नंबर 1 और दूसरा जो फ्रक्टोज है इसके कार्बन नंबर 2 के दरमियान बनता है। तो इसी वजह से चूंकि ये अल्फा, इसको हम इसलिए कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 के अबाव हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, इसी वजह से हम इसको अल्फा भी कहते हैं। और इसको हम बीटा इसलिए कहते हैं कि जब हम कार्बन नंबर 2 पर आते हैं तो इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं इसके के सक्रोज के दरमियान अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है। तो ये हो गया सक्रोज डाइसेकेराइड जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड था। तीसरा हमारे पास है लैक्टोज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड। इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है। ये लैक्टोज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट देते हैं। ये लैक्टोज जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट देते हैं, लेकिन कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होके हमारे लिए हमें क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है। तो जब इसकी कंडेंसेशन होती है यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो याद रखिए कि माल्टोज में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता था, सक्रोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि लैक्टोज के अंदर अल्फा बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है, यानी इसके दरमियान बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए ये कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन मौजूद होता है और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। हम बीटा इसको क्यों कहते हैं, तो आप लोग देखिए कि ये कार्बन नंबर, ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसके ऊपर यानी एनोमेरिक कार्बन पर के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एनोमेरिक कार्बन पर या कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये कार्बन नंबर 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 1 2 3 4 इसके दरमियान बॉन्ड बनता है और कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जब एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो फिर इसको हम कहते हैं बीटा, तो बीटा लिंकेज इसको हम, तो ये इसके दरमियान बीटा 1 4 बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड लैक्टोज के अंदर मौजूद होता है। तो आप लोग याद रखिए कि आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पढ़े। फिर इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड की इंट्रोडक्शन की, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।